हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका मेरे और जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान अपन बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र। तो बच्चों, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हो भाई, तैयार हो जाओ। अब तो पढ़ ले, एग्जाम आने वाले भैया। तो हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र क्या है। तो बच्चों, आज टॉपिक है आपका मादा, ठीक है, जनन तंत्र। पहला क्वेश्चन ये आएगा, मादा 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 सर बोला सीखो। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से? तो ये बात करते हैं मुख्य अंगों से, डायग्राम की तरह। तो ये हिस्सा समझो, डायग्राम्स का बना रहा हूं मैं। ये हिस्सा गर्भाशय। तो पहला अंग क्या है? गर्भाशय। तो ये है आपका गर्भाशय। हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर बच्चों? ये गर्भाशय होता है और इस गर्भाशय में तीन तरह की लेयर्स होती है बच्चों। इस गर्भाशय में तीन तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखो सर, यहां पे इस गर्भाशय से जस्ट यहां पर सींग है ना, सींग जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी नलिका, ये है बच्चों अंडवाहिनी नलिका। दिस इज द सेकंड पॉइंट। दिस इज सेकंड पॉइंट बच्चों, दिस इज सेकंड पॉइंट। तो ये अंडवाहिनी नलिका हो गया इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गए दो पॉइंट हो गए। अंडवाहिनी नलिका भी पेयर्स में, जोड़े में होती है। एक इधर बन जाएगी, एक सींग इधर हो जाएगी इसकी। ये सींग का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा है अंडाशय। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंडाशय। ये है इसका अंडाशय, गोलाकार, थोड़ा सा गोलाकार अंडाशय, ठीक है। ये है बच्चों अंडाशय। अंडाशय देखो, ये अंडाशय हो गया। ये है अंडाशय हो गया, ठीक है। ये इसका तीसरा पार्ट, ये था आपका गर्भाशय, ठीक है। तो ये बच्चों तीन पार्ट तो कर दिए। लास्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है, ये देखो। ये हिस्सा यहां से, ये समझो, ये होती है गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा इसको बोलते हैं। और यहीं से कनेक्ट है आपका योनि, ठीक है। ये इससे कनेक्ट होती है। तो ये है मादा जनन तंत्र का चित्र जो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं बच्चों। पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होता है, मैंने गर्भाशय होता है। गर्भाशय की तीन लेयर्स होती हैं, लिख देंगे सर, तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये तीन लेयर्स इसके अंदर विद्यमान है। और लेयर्स हैं यहाँ पर, जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। हेल्प कब करेंगे? ये हेल्प करेंगे जब अंदर इसके बेबीज होगा, बच्चा होगा, तो बच्चे के बाद फैलने से करने में इसकी हेल्प करती है। हो गया फर्स्ट पॉइंट। आते हैं सेकंड पॉइंट पे बाबू, ध्यान दीजिए बाबू। अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका होती है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये अंडवाहिनी नलिका पेयर्स में होती हैं, जोड़े में होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। और ये अंडवाहिनी या अंडाशय के ऊपर इस तरह से रोक जमा कर बैठी हुई रहती है। निकाल अंडे तू, ठीक है। ये अंडवाहिनी नलिका होगी। तीसरा है अंडाशय। अंडाशय भैया वेरी इंपॉर्टेंट। अंडाशय है ना, मादा जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है और यही अंडों को परिपक्व करता है। और इसके बाद अंडे यहीं से निकलकर कहाँ जाते हैं? अंडवाहिनी नलिका में चले जाते हैं। और अंडाशय ही दो तरह के हार्मोन स्रावित करता है मादा में। एक है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो दो तरह के हार्मोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है किसका काम, अंडाशय। अंडाशय काम क्या है, अंड मादा का, ये सबसे पता है, जननतंत्र का प्राथमिक अंग होता है। और जो जिसका काम क्या होता है, अंडों को परिपक्व करना। और दो तरह के प्रोजेस्टेरोन एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अब याद है टीरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। तो ये दो तरह के हार्मोन जो यहाँ पर रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं, जब जैसे नरों में होता है ऐसे मादाओं में भी होता है। जब अपन या मादाएं पुबर्टी एज में आती हैं तो ये दो तरह के हार्मोन इसमें से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जो उनकी बॉडीज में कुछ चेंजेस लाती हैं, जो आपको पता होगा। ठीक है, अब आता है अपन नेक्स्ट, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा का कार्य क्या होता है, इस गर्भाशय और योनि, गर्भाशय और योनि के बीच में एक नलिका होती है जिसके माध्यम से दोनों जुड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। हुआ क्लियर। और योनि सबसे वह हिस्सा है जहां से स्पर्म इसमें क्या होते हैं, एंटर होते हैं, स्पर्म इसके माध्यम से एंटर होते हैं। तो ये है मादा जनन तंत्र के बारे में मैं आपको बता दिया कैसे क्या है। ठीक है, मादा में जो होते हैं योनि एक अलग हिस्सा है, और जो इसमें मूत्रवाहिनी जो मूत्र नलिका है वो एक अलग है। नरों में क्या होती है, मूत्रवाहिनी, और जो मूत्रवाहिनी होती हैं और जो स्पर्म की जो होती है शुक्राणु वाहिनी, दोनों एक ही होती हैं। मतलब दोनों एक ही रोज से, दोनों एक ही वे से बाहर निकलते हैं। लेकिन मादाओं में मूत्रवाहिनी या मूत्र के लिए अलग से होता है, और जो यहाँ पे शुक्राणु के लिए इसके लिए अलग से होता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग वे हैं जहाँ पर मूत्र अलग निकलते हैं और योनि के माध्यम से शुक्राणु इसमें अलग से एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये है मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से पार्ट है, इसी डिवाइस को आपको डायग्राम बना के इसको लर्न कर लेना। ठीक है, ये हो गया मादा जनन तंत्र। ठीक है, हुआ क्लियर। ठीक है, क्या बोलना है आपको, स्टार्ट कैसे करना है, मैं आपको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, आपको समझना क्या है। मादा जनन तंत्र, ठीक है, उदर गुहा में स्थित होते हैं, पेट में ही होते हैं, पहला पॉइंट लिख लो इसको, उदर गुहा में स्थित होते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग लिख लो, ये है इसके मुख्य अंग, ये भी क्लियर हो गया। अब इसी अंग के बारे में समझते हैं क्या क्या। अब बात करते हैं अंडाशय की बात करते हैं। तो अंडाशय गोलाकार होता है, गोलाकृति का होता है, जो अंडों को परिपक्व होकर निकालता है और दो तरह के हार्मोन को भी स्रावित करता है। ये हार्मोन सोचो, दो तरह के हार्मोन को भी ये निकालता है। ये हो गया अंडाशय का कार्य। अंडाशय किससे कनेक्ट होता है, ये गर्भाशय की मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। हुआ क्लियर। और अंडाशय के ऊपर होते हैं अंडवाहिनी नलिका होती है, और यहीं से अंडे इस अंडवाहिनी नलिका पर प्रवेश कर आगे की ओर गति करते हैं। ये हो गया अंडाशय के बारे में। अब आता है अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका भी जोड़े में रहती है बच्चों, जैसे अंडाशय जोड़े में, और अंडवाहिनी नलिका लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में बहुत, यहाँ पर अंडवाहिनी नलिका क्या होती है, एक 10 से 12 सेंटीमीटर नलिका होती है, और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। और इसका जो अंतिम सिरा होता है वो अंडाशय के ऊपर ऐसे जाके कनेक्ट होता है अंडाशय को। वो अंडाशय को धीरे से सहलाता है, और सहलाने के बाद इसमें जो अंडे परिपक्व होकर निकलते हैं वो अंडे इसमें एंटर हो जाते हैं, और अंडे ऐसे एंटर होने के बाद वो अंडे के आगे की ओर गति करते हैं। गति कौन करवा रहा है इन अंडों को, क्योंकि अंडाशय के भीतर बच्चों, सुनो सुनो सुनो, अंडाशय के भीतर बच्चों, इस अंडाशय के भीतर जिस प्रकार आपके छोटी याद में था ना बच्चों, वैसे इसके भीतर ही बहुत सारी सीलियाएं होती हैं जो मतलब इसको आगे की ओर गति करवाने में सहायक होती है। इस बच्चों को अंडाशय सर एक ही बनाओ, एक ही अंडा है, तो ये अंडा इससे आगे की ओर गति करता हुआ जाता है। गर्भाशय गिरवा की बात करें तो एक नलिका होती है जो यहाँ पर गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करती है, और योनि यहाँ पे सबसे अंतिम पार्ट है। इस योनि से क्या होता है, निचला हिस्सा जहाँ से शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश करता है। योनि और मूत्राशय दोनों इसमें अलग अलग होते हैं मादाओं जनन तंत्र के अंदर। तो ये है मादा जनन तंत्र के बारे में छोटी सी और मोटी सी बातें जो आपको लिख लेनी है, समझ लेनी है, और एग्जाम में इसको लिख के अच्छे नंबर प्राप्त कर लेने। ठीक है, ये हो गया मादा जनन तंत्र। अब इसी डायग्राम को लेते हुए हम पढ़ते हैं निषेचन क्या है ना।
तो निषेचन पता है किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन का क्या होता है? निर्माण, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन में क्या होता है? भ्रूण बनते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो मादा जनन तंत्र में जो निषेचन प्रक्रिया है ये भी एक तरह की आंतरिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में बच्चों क्या है, देखो मादा जनन तंत्र में जो निषेचन है वो भी आंतरिक है। शुक्राणु यहाँ से एंटर हो गए, ठीक है। जब यहाँ पर शुक्राणु एंटर होते हैं तो शुक्राणु जब नर से जो शुक्राणु निकलते हैं वो लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। और 19 लाखों की संख्या में शुक्राणु जब यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीवा थोड़ी सी एसिडिक होने के कारण, यहाँ की जीवा और योनि थोड़ी सी अम्लीय होने के कारण जो शुक्राणु होते हैं वो थोड़े से धुसमुस हो जाते हैं ना, धुसमुस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ से कुछ जो शुक्राणु बच जाते हैं वो आगे की ओर गति करते हुए अंडवाही नलिकाओं तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे उपस्थित अंडाणु, यहाँ पे उपस्थित जो अंडक होते हैं, यहाँ पे जो अंडक होगा, जो अंडाणु होगा, ठीक है, ये अंडाणु उस शुक्राणु के साथ क्या करता है? निषेचन करता है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार के अंडाणु से अंडाशय होता है, ठीक है, ये इसमें कोशिका होती है। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से शुक्राणु इसमें एंटर होती है। ये शुक्राणु की पूंछ होती है, पता है आप लोगों को, ये शुक्राणु क्या होती है? पूंछ। ये इसका सबसे डीएनए पार्ट आगे वाला हिस्सा होता है, ये अंडाशय। जब मादा एक अंडे बनाती है तो एक ही बेबी पैदा होता है। जब मादा के एक के साथ 2 अंडे होते हैं तो ट्विंस बेबी पैदा हो जाते हैं। 3 होंगे तो 3 हो जाएंगे। तो जितने अंडे यहाँ परिपक्व के प्रेजेंट होंगे उतने ही बेबी पैदा होने के चांसेस होते हैं। और ये डिपेंड उस पर भी करता है, स्पर्म पे भी डिपेंड करता है कितने स्पर्म वहाँ पर सुरक्षित तरीके से पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ एक अंडाशय है, एक स्पर्म आता है, स्पर्म इसमें बहुत सारा आके इसमें पंखे करते हैं, घुसने के एंटर करते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही इसमें एंटर हो पाता है। जब वो इसमें एंटर होता है तो ये हिस्सा, पूंछ वाला हिस्सा बाहर की ही रह जाता है। ये हिस्सा बाहर ही क्या होता है? रह जाता है। ओनली ये वाला हिस्सा स्पर्म का, शुक्राणु का, इसके अंदर प्रवेश करता है। किसमें? अंडाशय में। जब अंडाशय में प्रवेश करता है बच्चों तो इसके ऊपर यहाँ पर एक सुरक्षा कवच जैसी एक लेयरिंग हो जाती है, एक कवच बन जाता है, एक ठोस कवच बन जाता है, ताकि कोई दूसरे स्पर्म इसमें एंटर ना हो सके बच्चों, कोई दूसरे स्पर्म एंटर ना हो सके। अब जो ये जो नर का शुक्राणु से जो निकला यहाँ पे डीएनए, ये मादा के डीएनए से साथ जो भी यहाँ पे उसके साथ जाके करता है, निषेचन करता है। क्या करता है? निषेचन करता है। और निषेचन के बाद वो जो यहाँ पे निषेचन कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर निर्माण किसका होता है? भ्रूण का निर्माण होता है बच्चों। और जो भ्रूण का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है। चपटा थोड़ा चपटे टाइप का होता है, जैसे रोटी होती है उस तरह की चपटी होती है भ्रूण, है ना। और इसको बोलते हैं इसका नाम होता है आरोपण, किसी को कहा जाता है ना, उसको बोलते हैं आरोपण कहते हैं, कुछ नाम इसका आरोपण से इसका नाम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? आरोपण। आरोपण उसको बोला है बच्चों, भ्रूण को, जो भ्रूण चपटा तैयार उसको बोला है आरोपण बोला है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो भ्रूण तैयार हो गया है वह आके यहाँ पे गर्भाशय में विकसित होता है। और यहाँ पे गर्भाशय में जो भ्रूण आ गया है ये 9 महीने तक बच्चे यहाँ पर क्या होगा? विकसित होगा और नई कोशिका, नए बेबी का जन्म हो जाएगा। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, यार सर इन बेबी को खाना पीना कौन देता है यार, ये बड़े कैसे होते हैं, और यार ये पोटी वोटी नहीं करते, ये सिस्टम क्या है, समझ नहीं। तो बच्चों सुनो, यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय में एक थैली होती है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग में बेबी होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और जो बेबी की जो नाभि होती है वो नाभि माता की नाभि से क्या होती है? कनेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं अपन अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। और कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चों को पोषक तत्व, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों का आवागमन जो भी होता है इसके माध्यम से होता है। इस प्लेसेंटा के माध्यम से हो रहा है बच्चों को, और बच्चों को यहाँ से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। मादा का जो ब्लड है या माता का जो ब्लड है वो ब्लड, माँ का ब्लड वहां नहीं जाता, उस ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन और पोषक तत्व वहां जाते हैं, ब्लड वहां पर नहीं जाता, ब्लड वहां पर नहीं जाता, ब्लड वहां पर नहीं जाता। याद रखना बात को, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कोशिकाओं में गर्भाशय में बच्चा 9 महीने तक परिपक्व होने के बाद उसको यहाँ से फिर निकाला जाता है। जब बच्चों को यहाँ से निकालते हैं तो जो गर्भाशय क्रिया बहुत संकीर्णी होती है, पतली होती है। यह वही दर्द है जो माँ सहती है एक बच्चे को पैदा करने में। और यह दर्द जो होता है, ये कहते हैं कि 45 हड्डियाँ एक साथ टूटती हैं, उतना दर्द इस यहाँ पर फील होता है। और इस दर्द को सहने के बाद हम लोग धरती पर पधारे हैं। तो सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ से फिर गर्भाशय से होते हुए जो बेबी बाहर और निकल जाता है। तो यह है निषेचन की प्रक्रिया, जो आपको भली भांति समझ में आ चुकी होगी क्या होता है इसमें। ठीक है, आरोपण पढ़ लेना, अपरा पढ़ लेना क्या होता है। भ्रूण का निर्माण पता है, भ्रूण किसे कहते हैं, जहाँ पर निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है वो भ्रूण होती है, ये चपटी टाइप की होती है। ठीक है, तो ये हो गया माता में निषेचन की प्रक्रिया। तो इसको उतार लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अंडाशय ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे क्या है, इसको आप उतार लीजिए, चलते हैं फिर आगे। तो ये जो प्रोसेस है ये हो चुका है, आप इसको लर्न कर लीजिए, उतार लीजिए, पढ़ते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है क्या, देखते हैं। हम पढ़ेंगे ऋतुस्राव क्या होता है ना, और जो कंडीशन होती है यहाँ पे, जो लेडीज में जो पीरियड्स आते हैं इनके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, तो पेन को भी लेकर उसको लिखो। मैं देखो वीडियो चल रही है नहीं चल रही, वीडियो चल रहा है अपना, तो वीडियो चल रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या है कि ऋतुस्राव यहाँ पे क्या है, या जो लेडीजों में या जो उनमें जो लड़कियां होती हैं जो उनमें पीरियड्स आते हैं इनके बारे में क्या होता है। तो देखो इसके बारे में होता है क्या है, देखो ये जो होता है ये सिस्टम होता है, जो आपके अंडाशय होते हैं, ये अंडाशय देखो यहाँ पे जोड़े में होते हैं अंडाशय। यहाँ पर क्या है, मादा जनतंत्र अंडाशय जोड़ों में पाए जाते हैं। और इसी अंडाशय में क्या होते हैं, अंडे परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ पे एक महीने में जो ऋतुस्राव अल्टरनेट 2 दिन डिवाइड, मतलब कि यहाँ पे ये 14 दिन बाद होते हैं, मतलब यहाँ पर 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 28 दिनों का होता है। ठीक है, 28 दिनों में से 14 दिन है ना, 14 दिन मतलब कि 14 दिन में जो भी होता है, यहाँ से अंडे परिपक्व होंगे, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये चुपचाप बैठा हुआ है ना। यहाँ से अंडे परिपक्व यहाँ से आगे की ओर गति करेंगे, और पके हुए अंडे यहाँ पर इस माध्यम से, यहाँ से ब्लड के माध्यम से होते हुए क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। फिर 14 दिन बाद, फिर नेक्स्ट 14 दिन बाद ये प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ये प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो अंडे परिपक्व होंगे वो यहाँ से गति करते हुए ब्लड के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये है बच्चों ऋतुस्राव के बारे में। 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, जो पीरियड्स 28 दिन के होते हैं, इसमें 14 दिन उसके बाद 14 दिन में बताया मैंने यहाँ से, और जो आपका 14 डेज है ना, फर्स्ट डे मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे भी मतलब यहाँ पे ऋतुस्राव होगा, मतलब ब्लडिंग होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में जो लेयर होती है, जो 3 तरह की लेयर होती है, इस लेयर पे क्या होता है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो लेयर होती है, इस लेयर में क्या होता है, एक रक्त का थक्का जम जाता है, एक रक्त दिमाग में आ गए कलेक्ट जुड़ जाते हैं, रक्त यहाँ पे एक कोटिंग, रक्त यहाँ पे परतें जम जाती हैं। ठीक है, अब ये जो परतें जम जाती हैं, और जो यहाँ से अंडा जो परिपक्व होके आ रहा है फर्स्ट दिन, वो अंडा परिपक्व होके आगे जाता है और इस ब्लड के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये हो गया फर्स्ट डे। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन चलती है, 3 से 5 दिन की प्रक्रिया चलती है। 3 से 5 दिन यहाँ जो अंडे परिपक्व हो जाते हैं, जो अंडे पक जाते हैं, वो ब्लड के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। हुआ क्लियर? वेरी गुड। फिर इसके बाद है ना, इसके बाद फिर 14, फिर इसके बाद इसकी 14वें दिन बाद, फिर इसके 14वें दिन ये प्रक्रिया यहाँ चालू होती है, और यहाँ से अंडे वापस जो अंडे परिपक्व हैं वो भी यहाँ से गति करते हुए ब्लड के माध्यम से कहते हुए बाहर चले जाते हैं। तो ये 14 दिन बाद ये अल्टरनेट 14 दिन, फिर नेक्स्ट 14 दिन भी होता है, और 3 से 4 दिन तक ब्लडिंग होती है। और ब्लडिंग में जो अंडा से जो अंडे बिगड़ चुके हैं, जो अंडा से पक गए हैं, वो ब्लडिंग के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। इसी को रजस्राव भी कहते हैं, अपन क्या बोलते हैं, रजस्राव भी कहते हैं, जो निकलना इसका होता है। और जो अंडे यहाँ से बन के निकल रहे हैं इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग भी कहते हैं ना, अंडोत्सर्ग, अंडे यहाँ पैदा हो रहे हैं आपके, है ना।
तो ये प्रक्रिया है रजिस्ट्रॉ कहलाती है। इसको रजिस्ट्रॉ भी कहा जाता है, इसको रजिस्ट्रॉ भी कहा जाता है। और ये आपको समझना है कैसे क्या है। और यहाँ 14 डेज तो ब्लीडिंग होती है। इस कारण है लेडीज से जो माँ होती है, ये लोग हर दिन मतलब हर महीने में इनके शरीर से ब्लड स्त्राव हो रहा है। तो मतलब कितना इनको लाइफ में स्ट्रगल है, सभी दुख तो भगवान ने इनको दे रखा है लड़कियों को यार, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये लोग लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो सच में लोग डिजर्व करते हैं सक्सेस को। हाँ, इतना कुछ फेस करने के बाद भी लोग आगे, अपना तो कुछ नहीं होता यार, अपना सिंपल रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, बस प्राणु बनते जो बनते हैं। लेकिन यहाँ तो ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग से इनको कितना फील करना पड़ेगा आपको देखो मालूम होगा यार। हर महीने ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है वहाँ से अधिक मात्रा में, उसको अरेंज करना, उसको अरेंज करना, उसको रखना, कैसे करना, सिस्टमेटिक तरीके से रहना, बहुत कुछ भाई डिजर्व करता है। मतलब काफ़ी कुछ इनमें, मतलब भगवान ने इनको मतलब सच में बहुत शक्तिशाली बना रखा है। तो ये एक तरह के रजिस्ट्रॉ कहलाता है, मैं आपको समझा दिया है, ठीक है। और ये हर 14 डेज बाद होता है, 14 दिन बाद ये होता रहता है। जैसे आज हो गया एक दिन, फिर नेक्स्ट 14 दिन तक, 14 दिन बाद फिर वापस रिपीट होगा, ठीक है। तो ये 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है और उसमें पूरा कचरा जो होता है अंडा वो निकल जाता है। तो इसको रजिस्ट्रॉ या फिर रजिस्ट्रॉ भी कहते हैं। और अंडा उत्सर्जन क्या होता है, जब अंडा से जो अंडे बनते हैं यहाँ पर, उनको बोलते हैं अंडोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक था मादा जनतंत्र का, और ये निषेचन और रज्जु या रजिस्ट्रो या ऋतुस्त्रो, ये आपको ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और अपना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, रजिस्ट्रो से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना, समझना है क्या है, ठीक है। और जो फिर नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके ऊपर डिपेंड होगी कैसे क्या होने वाला है या इसके आगे क्या है। तो इसी को इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, भी हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो फिर इसको उतारने का समझ लो क्या है ना, जो बताया ना उसको लिख लो आप, ठीक है। चलो लिखते आगे क्या है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, रजिस्टर हो गया अपना, तो इसको समझ गया तो पॉइंट हो गया आपको। तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी सब कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो इसको ये ले लेते हैं। तो बस आपने यहाँ क्या पढ़ा, मादा जनतंत्र पढ़ लिया आपने, और निषेचन पढ़ लिया आपने, और रज्जु या ऋतुस्त्रोव क्या होता है पढ़ लिया आपने, ठीक है। ये इनको आपने समझ लिया, और समझने के बाद इसको अपने कैसे फील किया, आपने इसको फील करने में जो आपने फील किया है वो आपने सिर्फ अपने नोट्स में लिख लेना, और ये नोट्स का एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आपको जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम पढ़ेंगे डिसीज के बारे में, है जो अपना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो क्या है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, और मैंने जो पढ़ाया उसमें जो समय कुछ आपको आया होगा तो प्लीज़ उनको उतार लेना, ठीक है। और जो कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखना, और माँ बाप को हमेशा खुश रखना, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय।